नमस्कार मेरे सभी साथियों, मैं अरुण कुमार और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विजन एकेडमी तेलीबाग में। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हमारा टॉपिक चल रहा था और उसमें आज हम समापन का कार्य करेंगे। आज उन वीर सपूतों के बलिदान को पूर्ण करने का समय आ गया है, अर्थात भारत की आज़ादी का समय आ गया है। तो आज की टॉपिक शुरू करते हैं हम लोग आज़ादी की ओर। आज हमारा केवल और केवल एक ही मकसद होगा कि भारत को उन दरिंदों के हाथों से आज़ाद करवाना है और 200 वर्षों का जो उनका क्रूर शासन था उससे इस भारत माँ को आज़ाद कराना है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक थे जो हमारे पीछे छूटे हुए थे इसी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, तो उन टॉपिकों को भी आज की वीडियो में हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं नारे के साथ जिसका नाम है जय हिंद मेरे साथियों। तो पहला टॉपिक अगर देखा जाए तो ये है कम्युनल अवार्ड। क्या है आपका कम्युनल अवार्ड? अब देखिए, कम्युनल का अर्थ होता है सांप्रदायिक और अवार्ड मतलब होता है किसी को पुरस्कार। तो इसको सांप्रदायिक पुरस्कार भी कह सकते हैं, लेकिन इसको अन्य जिन नामों से जाना जाता है उनका नाम है सांप्रदायिक निर्णय, या इसे ही कहा जाता है सांप्रदायिक पंचायत। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे नाम हैं जिनसे ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्या है। अब इसको देखते चलें तो इसकी घोषणा हुई 16 अगस्त 1932 में। घोषणा कब हुई? 16 अगस्त 1932 में। और यहीं पर लिख लेंगे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता। क्लियर है? अब यहां पे आप समझ गए होंगे कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो ब्रिटेन में हुआ, जब ये असफल हो गया तो बौखलाए हुए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने अब ये घोषणा कर दी कि हम आपको सांप्रदायिक पंचायत देते हैं, कम्युनल अवार्ड देते हैं। अर्थात अब मुस्लिमों को मुस्लिम, हिंदुओं को हिंदू, सिख को सिख, ईसाई को ईसाई, ये सब तो ठीक है, अब हिंदुओं में भी अलग, दलितों को दलित वोट करेंगे। तो इस घटना को ही कहा गया है, इस निर्णय को ही कहा गया है कम्युनल अवार्ड। तो घोषणा किसके द्वारा की गई है? ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड। ठीक है, अब इसका मुख्य बिंदु देख लें तो दलितों को दलित वोट। ये इसका कह सकते हैं मेन बिंदु है कि हिंदुओं में भी अलग, दलितों को दलित वोट करेंगे। और ये घोषणा किसके द्वारा की गई? ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के। इनका यहाँ पर एक ही मकसद था कि किसी भी प्रकार से भारतीयों को आपस में लड़ाए रखा जाए और फूट डालो शासन करो की नीति में ये निर्णय सबसे घिनौना कार्य हुआ। जैसे ही इस निर्णय की घोषणा की गई, महात्मा गांधी अनशन पर बैठ गए और महात्मा गांधी जो यह अनशन इन्होंने किया, इसको समाप्त करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बुलाया गया। और भीमराव अंबेडकर व गांधी के मध्य में एक समझौता होता है पूना की यरवदा जेल में, जिसे पूना पैक्ट या पूना समझौते के नाम से जाना जाता है। तो नेक्स्ट इसी में देख लिया जाए पूना पैक्ट। नेक्स्ट क्या है? पूना पैक्ट। ज्यादातर क्या करता है, इन छोटी छोटी हेडिंग को दे देता है और कहता है उपरोक्त घटनाओं को क्रम से व्यवस्थित कीजिए। क्वेश्चन पूछ लेता है और डायरेक्ट भी कभी कभी पूछ लेता है कि पूना पैक्ट क्या है, किसके किसके मध्य में हुआ था। तो पूना पैक्ट कब हुआ? 26 सितंबर 1932। देखिए, अगस्त में घोषणा हुई और सितंबर में पूना पैक्ट। जैसे ही घोषणा हुई गांधी जी अनशन पर बैठ गए। तो लिख लेंगे सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध गांधी जी का
अनशन। क्लियर है? तो 26 सितंबर 1932, एक तरफ हैं आपके महात्मा गांधी और दूसरे हैं डॉक्टर B.R. अंबेडकर, और इन दोनों के मध्य में एक समझौता हुआ और इस समझौते को ही कहा जाता है क्या? पूना पैक्ट। क्लियर है? इस समझौते को ही क्या कहा जाता है? पूना पैक्ट। कहाँ पे हुआ था ये? पूना की यरवदा जेल। जब गांधी जी ने आमरण अनशन कर दिया, भूख हड़ताल कर दी, तो गांधी जी की तबीयत खराब होने लगी, और गांधी जी की जब तबीयत खराब हो गई तो गांधी जी के प्रतिनिधियों जैसे मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी और पुरुषोत्तम दास टंडन जी, ये गए अंबेडकर के पास और अंबेडकर को मना कर लाते हैं और कहते हैं गांधी के साथ में समझौता कर लो, अन्यथा गांधी की मृत्यु भी हो सकती है। और अंबेडकर इस चीज से घबरा जाते। क्यों? क्योंकि गांधी उस समय भारत के बड़े नेताओं में से एक थे। तो यहां पर लिख लेंगे मुख्य भूमिका किसकी है? यहां पर इस समझौते में मुख्य भूमिका मदन मोहन मालवीय। इसके अलावा अगर देखा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसके अलावा अगर देखा जाए तो सी राजगोपालाचारी, और अगर देखा जाए तो पुरुषोत्तम दास टंडन। इन लोगों ने मुख्य भूमिका निभाई। तो इस प्रकार गांधी जी और अंबेडकर के मध्य में पूना की यरवदा जेल में एक समझौता होता है, जिसे क्या कहा जाता है? पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, पहला गोलमेज सम्मेलन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन, तीसरा गोलमेज सम्मेलन, इसके बाद ब्रिटिश संसद से एक श्वेत पत्र जारी किया जाता है और इस श्वेत पत्र के द्वारा ब्रिटिश संसद में भारत शासन अधिनियम 1935 का निर्माण किया जाता है और इसे भारत भेज दिया जाता है। तो नेक्स्ट हेडिंग देते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। यहां पर एक चीज समझ लीजिएगा, ब्रिटिशों ने पूरा प्रयास किया कि किसी प्रकार से भारतीयों को आपस में उलझाए रखा जाए, लेकिन भारतीय अब ये समझ चुके थे कि हम ब्रिटिशों के छलावे में पड़ने वाले नहीं हैं। और इसका सबसे स्पष्ट प्रमाण था गोलमेज सम्मेलन की असफलता, जिसने ब्रिटिशों को ये समझा दिया कि अब भारत के लोग हमारे चंगुल में नहीं फंसने वाले हैं। क्लियर है? अब देखिए, मैं आपको ये भारत शासन अधिनियम 1935 पूरी तरीके से पढ़ाऊंगा, स्पष्ट पढ़ाऊंगा एक एक बिंदु, लेकिन जब भारत को आज़ाद कराना है तो इस आज़ादी के क्रम में हमें इसको थोड़ा सा पढ़ना होगा। तो यहाँ पे केवल इसके मुख्य अंशों को देखेंगे और इसके बाद जो हमारा वीडियो हम आपको देंगे उसमें ये पूरा का पूरा आपको पढ़ा देंगे। क्यों? क्योंकि अभी हम आपको सारे चार्टर एक्ट पढ़ाने, सारे भारत शासन अधिनियम पढ़ाने। क्लियर है? उसी में हम आपको भारत शासन अधिनियम 1935 भी पढ़ाएंगे। लेकिन अगर इसके मुख्य बिंदुओं को देखा जाए तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ये कहा गया कि 1937 में भारत में निर्वाचन कराया जाएगा, जिसके लिए कुल 1585 सीटें निर्धारित की गई और इन्हें 13 निर्वाचक मंडलों में विभक्त किया गया। तो लिख लेंगे इसी के आधार पे 1937 में भारत में निर्वाचन। क्लियर है? कुल सीटें अगर देखें तो 1585। कुल सीटें कितनी थी? 1585। निर्वाचक मंडल 13, अर्थात इसे 13 निर्वाचक मंडलों में विभक्त किया गया था। एक क्वेश्चन और यहां से पूछ लेता है भारत शासन अधिनियम 1935 से, तो ध्यान दीजिएगा, जब भारत का संविधान हम लोग देखेंगे तो भारत के संविधान के स्रोतों को देखें तो उसमें दो प्रकार के स्रोत हैं। पहला है देशी स्रोत, दूसरा है विदेशी स्रोत। और देशी स्रोतों में कहा जाता है कि भारत के संविधान का लगभग 70% भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। तो लिख लेंगे यहीं पर भारतीय संविधान का लगभग 70% भाग
इसी अधिनियम से। ठीक है, तो कुछ लोगों ने भारत के संविधान को 1935 भारत शासन अधिनियम की कार्बन कॉपी की, किया कुछ नहीं, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, क्या किया पता नहीं, क्योंकि 70% तो यहीं से कॉपी कर दिया था। तो ज़्यादातर जितने भी संविधान के बड़े बड़े ज्ञाता हुए दुनिया की किसी भी देश के हो, सभी ने कहा कि भारत का संविधान 1935 भारत शासन अधिनियम की कार्बन कॉपी है। क्यों? लगभग 70% भाग मूल संविधान का यहीं से ले लिया गया था। अब इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए तो भारत शासन अधिनियम 1935 लॉन्च हुआ। 1937 में भारत में इलेक्शन हो गए और अगर इस इलेक्शन में देखा जाए तो कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला। कांग्रेस ने बड़े प्रांतों में अपनी सरकार को स्थापित कर लिया। इसके बाद फिर घटना हो रही है, दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। 1 सितंबर 1939 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है। तो उस समय जो लॉर्ड लिनलिथगो था, इसने क्या किया, बिना भारतीयों की मर्जी के भारत के लोगों को युद्ध में थोप दिया। बिना लोगों की मर्जी से, ना भारतीयों से बात की, ना कांग्रेस से बात की, ना मुस्लिम लीग से बात की, किसी से बात नहीं की। और उसने कहा भारत भी ब्रिटिशों के साथ में द्वितीय विश्व युद्ध में आ गया है। जब यह बात कांग्रेस मंत्रिमंडल को पता चली तो उन्होंने क्या किया, कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र देना शुरू कर दिया और 22 नवंबर 1939 को उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। कांग्रेस मंत्रिमंडल का यह त्यागपत्र मुस्लिम लीग का मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया है। तो लिख लेंगे नेक्स्ट हेडिंग, कांग्रेस मंत्रिमंडल का त्यागपत्र और ब्रैकेट में लिख लेंगे मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस। ठीक है, कारण क्या था मैं आपको बता चुका हूं। कारण क्या है आपका, लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा भारतीयों को बिना मर्जी के युद्ध में शामिल, और कौन सा युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। क्लियर है? इसके अलावा इसके प्रतिशोध में देखिए क्या हुआ, 22 नवंबर 1939 कांग्रेस मंत्रिमंडल का त्यागपत्र। 22 नवंबर 1939 कांग्रेस मंत्रिमंडल त्याग, और इसी कांग्रेस मंत्रिमंडल त्याग पत्र को मुस्लिम लीग ने क्या कहा, मुक्ति दिवस। क्योंकि मुस्लिम लीग मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में भी नहीं जीत पाई थी और ये इनके मन में एक मलाल था, और जैसे ही कांग्रेस मंत्रिमंडल के लोगों ने त्यागपत्र दिया तो इनका यह मलाल दूर हो गया और इनके लिए इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला था। इन्होंने कहा लो मुक्ति मिल गई, तो इन्होंने क्या कहा, मुक्ति दिवस। नेक्स्ट देखा जाए इसके बाद में, तो अब इसके बाद देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारतीयों को शामिल करने के लिए ब्रिटिशों द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन जो भारतीय थे वो अब ब्रिटिशों के छलावे में फंसने वाले नहीं थे। ठीक है, अब यहीं पर अगर देखें तो पाकिस्तान प्रस्ताव लॉन्च कर दिया जाएगा। क्लियर है? लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा देखें तो देखेंगे अगस्त प्रस्ताव। क्या देखेंगे? अगस्त प्रस्ताव। कब आया ये? 1940 ईस्वी में। कब आया? 1940 ईस्वी में। किसके द्वारा? लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा। किसके द्वारा आया? लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा। लिख लेंगे अब इधर देखिए, ब्रिटिश जो थे किसी भी तरीके से भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करना चाह रहे थे।
इसी समय 1940 में रामगढ़ अधिवेशन होता है। कांग्रेस का अध्यक्ष थे अबुल कलाम आज़ाद। यहाँ पर कुछ बातें अबुल कलाम आज़ाद जी के द्वारा रखी जाती हैं जिनको मानने से मना कर दिया जाता है। जब इनको मानने से मना कर दिया जाता है तो भारत में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की कर दिया जाती घोषणा अबुल कलाम आज़ाद जी के द्वारा, और गांधी जी को इसकी पूरी जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। तो अगस्त प्रस्ताव में लॉर्ड लिथगो कहता है कि अगर भारतीय हमारा साथ देंगे तो हम भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का निर्माण करवाएंगे, मुस्लिमों के लिए भी सीटें रखी जाएंगी और जहां पे अल्पसंख्यक लोग हैं उनके हितों को ध्यान में रखा जाएगा। क्लियर है? तो इस प्रकार जो लॉर्ड लिथगो था इसने एक प्रयास किया कि किसी प्रकार से कांग्रेस और मुस्लिम लीग भारतीयों से कह दे कि आप भी ब्रिटिशों के साथ में द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो जाइए, लेकिन यह प्रस्ताव भी पूरी तरीके से पारित नहीं हो पाया। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, लॉर्ड लिथगो के द्वारा प्रस्तुत किया गया था अगस्त प्रस्ताव। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर देखा जाए तो हम पढ़ेंगे क्रिप्स मिशन। क्या पढ़ेंगे? क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन को दोस्तों थोड़ा सा इसको क्विट करिए, क्योंकि क्रिप्स मिशन आएगा उससे पहले हम लोग पाकिस्तान प्रस्ताव देख लेते हैं। ठीक है, पाकिस्तान प्रस्ताव देख लेते हैं। अब देखिए पाकिस्तान प्रस्ताव कब आया? 24 मार्च 1940। 24 मार्च 1940 मुस्लिम लीग लाहौर अधिवेशन। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव की घोषणा की गई। इसको तैयार किसने किया था? ये क्वेश्चन कई बार आया है। तो इसको तैयार किया था खलील कुजमान ने। किसने तैयार किया था? खलील कुजमान ने इसे तैयार किया था। और यहाँ पर जो ये अगस्त प्रस्ताव आया है इसके पहले जिन्ना घोषणा कर रहे हैं कि अब पाकिस्तान अलग प्रांत होगा और हमें पाकिस्तान अलग के अलावा कुछ नहीं चाहिए। इन्होंने यहीं पर कहा भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग राष्ट्र हैं, एक हिंदू राष्ट्र है, एक मुस्लिम राष्ट्र है। तो पाकिस्तान प्रस्ताव में इसकी घोषणा की गई। यहीं पर नोट करके एक पॉइंट लिख लीजिएगा, 1933 ईस्वी में पाकिस्तान शब्द, ठीक है, किसके द्वारा आया? चौधरी रहमत अली। ये मैं आपको बता चुका था पहले ही, चौधरी रहमत अली के इस पाकिस्तान प्रस्ताव के बारे में। ठीक है, कि पाकिस्तान शब्द इन्होंने किस प्रकार से दिया। क्लियर है? अब हम लोग देखेंगे क्रिप्स मिशन। तो नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं हम लोग क्रिप्स मिशन। भारतीयों को मनाने के लिए ब्रिटिश लगातार प्रयास कर रहे थे। तो ब्रिटिश संसद द्वारा एक मिशन भारत भेजा गया स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में, जिसे क्रिप्स मिशन के नाम से जाना जाता है। कब आया ये? 22 मार्च 1942। अब देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है इसी में सारी घटनाएं हो रही हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो किसके द्वारा आया? प्रधानमंत्री चर्चिल द्वारा। अब इस क्रिप्स मिशन में क्या कहा गया कि अच्छा इसको भी लिख लेते हैं, कौन लेकर आया था? सदस्य देख लेंगे, स्टैफोर्ड क्रिप्स, एपी अलेक्जेंडर, और देखा जाए तो ये हैं आपके पेंथिक लॉरेंस। ठीक है, 3 सदस्य आए थे यहां पर क्रिप्स मिशन को लेके। क्रिप्स मिशन में कहा क्या गया? चर्चिल ने यह प्रस्ताव भेजा था कि भारतीय लोग, चाहे वो आपका मुस्लिम लीग हो चाहे कांग्रेस हो, सभी लोग, भारत के लोग ब्रिटिशों का सेकेंड वर्ल्ड वॉर में साथ दें, ताकि धुरी राष्ट्रों जर्मनी, जापान, इटली को आसानी के साथ में पराजित किया जा सके। अगर भारतीय हमारा युद्ध में साथ देते हैं
तो युद्ध की समाप्ति के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट प्रदान किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, डोमिनियन स्टेट प्रदान किया जाएगा और भारत के लोग जो होंगे वहाँ पे केंद्रीय चीज़ों को छोड़ करके और सभी चीज़ें भारतीयों के हाथों में दे दी जाएंगी। तो कांग्रेस ने इसको मानने से मना कर दिया, बोला अपना कुछ पता नहीं है युद्ध में जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, हमसे कह रहे युद्ध में जीत गए तो आपको डोमिनियन स्टेट देंगे। गांधी जी ने इसी प्रस्ताव को कहा था कि दिवालिया बैंक के नाम भविष्य में बुनने वाला एक चेक है। कौन सा प्रस्ताव है? क्रिप्स मिशन है या क्रिप्स प्रस्ताव है, ये क्लियर है। मुस्लिम लीग ने भी इसका बहिष्कार कर दिया क्योंकि क्रिप्स प्रस्ताव में कहीं भी पाकिस्तान का जिक्र ही नहीं किया गया था। तो इस प्रकार क्रिप्स मिशन भी फेल हो गया। नेक्स्ट क्या हुआ, कांग्रेस और मुस्लिम लीग लगातार एक दूसरे की विरोधी बनी हुई थी और भारतीयों के पास इससे अच्छा मौका नहीं था क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, ब्रिटिश कमजोर थे और ब्रिटिशों का पूरा ध्यान लगा हुआ था जर्मनी, जापान और इटली के साथ युद्ध में। तो अब भारतीयों को एकजुट करना था। तो भारत के लोगों ने क्या किया, अलग अलग तरीके अपनाए। तो इसीलिए गांधी जी ने सी राजगोपालाचारी से कहा कि अब आप कोई तरीका अपनाइए। तो सी राजगोपालाचारी ने एक फॉर्मूला बनाया जिसे सी राजगोपालाचारी फॉर्मूले के नाम से जाना जाता है। तो लिख लेंगे नेक्स्ट हेडिंग, सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला। क्लियर है। सी राजगोपालाचारी जो थे ये मद्रास के एक चर्चित नेता थे, कांग्रेस के मद्रास के एक चर्चित नेता थे और इन्होंने 10 जुलाई 1944 को यह फॉर्मूला रखा। 10 जुलाई 1944 को, लेकिन ये फॉर्मूला भी पूरी तरीके से फेल हो गया। अर्थात भारतीयों को जोड़ने का, भारतीयों अर्थात जो मुस्लिम लीग है और कांग्रेस है, इसको जोड़ने का प्रयास लगातार विफल होता जा रहा है, लगातार विफल हो जा रहा है। फिर क्या हुआ, गांधी जी ने जिन्ना के साथ में वार्ता की। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या है हमारी, गांधी जिन्ना वार्ता। क्लियर है। अर्थात गांधी जो कांग्रेस के प्रमुख नेता बन चुके थे, जिन्ना इसी प्रकार मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता बन चुके थे, इन दोनों के मध्य में एक बैठक होती है 9 सितंबर 1944 को। कब होती है? 9 सितंबर 1944 को बंबई में। देखिए इसकी असफलता के बाद 9 सितंबर 1944, स्थान क्या है आपका? बंबई। क्लियर है। यहीं पर गांधी जी ने सबसे पहले जिन्ना को कायदे आजम कहा था और यही इनकी उपाधि हो गई। क्वेश्चन कई बार आया है कि गांधी जी ने जिन्ना को कायदे आजम किसने कहा? तो जिन्ना को गांधी जी ने सबसे पहले कायदे आजम कहा था जिन्ना गांधी वार्ता के दौरान बंबई में 9 सितंबर 1944 में, और यहीं से इनकी उपाधि पड़ गई, क्या? कायदे आजम। लेकिन ये वार्ता भी पूरी तरीके से असफल हो गई। इसके बाद क्या हुआ, देखिए फिर एक बैठक हुई देसाई जी के बीच में और लियाकत अली चौधरी के बीच में। तो लिख लेंगे देसाई, ये भूला भाई देसाई हैं आपके, लियाकत समझौता। लगातार प्रयास किया जा रहा है, कांग्रेस लगातार प्रयास कर रही है किसी प्रकार से मुस्लिम लीग के साथ समझौता कर लिया जाए और उन्हें ये कहा जाए कि आप भारतीय बन जाइए, केवल कांग्रेस मुस्लिम लीग एक हो जाए, सभी संगठन एक हो जाए और हमारा मकसद केवल एक हो कि इस समय हम ब्रिटिशों को भारत से उखाड़ फेंकें। और ये बैठक जो होती है ये होती है पेशावर में। कहाँ होती है? पेशावर में, जो वर्तमान समय में पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा शहर है। क्लियर है। कब होती है? 1945 में। लेकिन ये समझौता भी पूरी तरीके से असफल हो गया। अब समझौता असफल हो गया, इसके बाद जो भारत का वायसराय बनकर आया, ये आया लॉर्ड वेवल। तो इसने एक प्लान रखा जिसे वेवल प्लान के नाम से जाना जाता है। तो नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, वेवल प्लान। क्या है आपका? वेवल प्लान। देखिए नाम से ही स्पष्ट है, वेवल प्लान। ठीक है। कब रखा गया? जून 1945, जून 1945। क्लियर है। किसके द्वारा रखा गया? लॉर्ड वेवल के द्वारा। किसके द्वारा रखा गया? लॉर्ड वेवल द्वारा।
ये भारत का वायसराय बनकर आया। लॉर्ड वेवल ने क्या कहा कि कमांडर इन चीफ को छोड़कर समस्त कार्यपालिका भारतीयों के हाथों में सौंप दी जाएगी। क्लियर है? कमांडर इन चीफ को छोड़कर समस्त कार्यपालिका भारतीयों को, लेकिन मुस्लिम लीग ने इस वेवल प्लान को भी असफल कर दिया। क्या चाह रही थी मुस्लिम लीग, इसको कोई नहीं समझ पा रहा था। इसके बाद क्या हुआ, लॉर्ड वेवल ने मुस्लिम लीग और कांग्रेस के समझौता कराने के लिए शिमला में एक सम्मेलन बुलाया, जिसे शिमला सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं शिमला सम्मेलन। कब बुलाया गया? 25 जून 1945 ईस्वी। कब आया? 25 जून 1945 में। क्लियर है? अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो लॉर्ड वेवल था उसने कहा कि कांग्रेस, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, ये 5 सदस्यों का नाम दे और मुस्लिम लीग 5 सदस्यों का नाम दे। तो कांग्रेस ने एक नाम दे दिया अबुल कलाम आज़ाद जी का। जब कांग्रेस ने अबुल कलाम आज़ाद जी का नाम दे दिया तो मुस्लिम लीग ने शिमला सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया और उन्होंने कहा कि मुस्लिम का नाम कांग्रेस नहीं ले सकती है और मुस्लिमों का नाम लेने का अधिकार केवल मुस्लिम लीग को है। तो इस प्रकार जो ये शिमला सम्मेलन था ये भी विफल हो गया। तो यहाँ पे लिख लेंगे, लेकिन जो लोग इसमें शामिल हुए थे, प्रमुख लोगों के नाम देख लेते हैं इसमें। जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद, मोहम्मद अली जिन्ना। जिन्ना जो थे अब ये मुस्लिमों के सबसे बड़े नेता बन गए हैं और यही अब सब काम करवाएंगे। इसके अलावा वल्लभ भाई पटेल और अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, अबुल कलाम जी ने यहां पर दुखी हुए, काफी दुख हुआ इन्होंने, और इसका वर्णन इन्होंने अपनी पुस्तक में किया है, इंडिया विंस फ्रीडम। इस पुस्तक में इन्होंने इसका पूरा का पूरा जिक्र किया है कि किस प्रकार शिमला सम्मेलन में जब ये कहा गया जिन्ना के द्वारा कि अबुल कलाम आज़ाद जी का नाम कांग्रेस नहीं ले सकती क्योंकि वो मुस्लिम हैं और मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार केवल मुस्लिम लीग को है। काफ़ी दुख पहुंचा किसको? अबुल कलाम आज़ाद जी को। तो इस प्रकार सम्मेलन क्या हो गया? विफल हो गया। सम्मेलन विफल। और लॉर्ड वेवल ने कहा कि शिमला सम्मेलन की विफलता केवल और केवल मोहम्मद अली जिन्ना का ही कार्य है। क्लियर है? नेक्स्ट हेडिंग देखा जाए तो इसके बाद एक विद्रोह होता है जिसका नाम है शाही नौसेना विद्रोह। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि शाही नौसेना विद्रोह कहाँ हुआ था, कब हुआ था, क्यों हुआ था। तो ये घटना हुई 19 फरवरी 1946 में। 19 फरवरी 1946 में। जहाज है तलवार। जहाज तलवार क्यों हुआ था? खराब खाना देने के कारण। खराब खाना देने के कारण। यहीं पर इसी तलवार में एक व्यक्ति बैठा था, बीसी दत्त, उसने जहाज पे लिखा था भारत छोड़ो। तो लिख लेंगे बीसी दत्त द्वारा भारत छोड़ो लिखा गया।
जब इस शाही विद्रोह को ब्रिटिश दबा नहीं पाए और इसकी ज्वाला लगातार फैलती जा रही थी, तो पटेल और जिन्ना जैसे लोग यहाँ पर पहुँचते हैं समझौते के लिए। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश इसको दमन करना चाह रहे थे और गलत तरीके से दमन करना चाह रहे थे। तो इनके सपोर्ट में आ गए कौन? मोहम्मद अली जिन्ना और सरदार पटेल जैसे लोगों ने। और 25 फरवरी 1946 को तलवार के जो सैनिक थे इन्होंने समर्पण कर दिया। लगभग 1000 सैनिक थे। तो लिख लेंगे पटेल व जिन्ना के समक्ष पच्चीस फरवरी 1946 को समर्पण। और ध्यान दीजिएगा, समर्पण के पश्चात इन्होंने कहा कि हम भारतीयों के सामने समर्पण कर रहे हैं, ब्रिटिशों के सामने नहीं। बहुत बड़ी चीज़ थी ब्रिटिशों के लिए, और ब्रिटिशों को अब ये पूरा का पूरा एहसास हो चुका था कि अब हमारे सैनिक भी हमारे नहीं रहे और अब हमें भारतीयों को जल्द से जल्द छोड़ना ही होना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद एक प्रस्ताव आया भारत में जिसका नाम था कैबिनेट मिशन प्रस्ताव। क्या नाम था? कैबिनेट मिशन प्रस्ताव। कब आया? 1946 ईस्वी में। अब आपने पढ़ा होगा 6 अगस्त 9 अगस्त 1945 हिरोशिमा नागासाकी दोनों पर बम गिरता है अमेरिका द्वारा जापान में, और इसी प्रकार युद्ध की समाप्ति हो जाती है। युद्ध की समाप्ति के बाद में एक संगठन का निर्माण होता है जिसका नाम होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो अब दुनिया में दूसरी शक्तियां आ गई, यूएसएसआर और यूएसए, दो बड़ी शक्तियां आ गई, और ब्रिटेन, फ्रांस, इन जैसे देशों का अर्थात यूरोपीय देशों का प्रभुत्व धीरे धीरे समाप्त होने लगा। इसी समय ब्रिटेन में चुनाव होते हैं और अब प्रधानमंत्री बनकर कौन आता है? एटली। प्रधानमंत्री कौन बनता है? एटली बनता है। और ध्यान दीजिएगा, ये लेबर पार्टी का था। लेबर पार्टी का अर्थ हुआ उदारवादी पार्टी का। तो ये भारतीयों के लिए संविधान सभा का निर्माण किया जाए, इसके लिए एक मिशन भेजता है जिसे कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। तो भारत में संविधान सभा का निर्माण इसी प्रस्ताव के द्वारा किया गया। क्वेश्चन कई बार आया, भारत में संविधान सभा का निर्माण किस प्रस्ताव के द्वारा किया गया? तो कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के द्वारा ये किया गया है। क्लियर है? कब आया था ये? 24 मार्च 1946। अब ध्यान दीजिएगा, कैबिनेट मिशन में वही 3 व्यक्ति थे जो तीनों आए थे किसमें? आपके क्रिप्स मिशन में। स्टैफोर्ड क्रिप्स, एपी अलेक्जेंडर व पेंथिक लॉरेंस, ये तीनों जो थे ये ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य थे, अर्थात ब्रिटिश संसद के सदस्य थे, और इसीलिए इस प्रस्ताव को क्या कहा गया? कैबिनेट मिशन प्रस्ताव कहा गया। क्लियर है? तो इस प्रकार कैबिनेट मिशन प्रस्ताव आया और भारत में एक संविधान सभा का निर्माण किया जाने लगा। भारत में संविधान सभा का निर्माण होने लगा। इसके लिए मुस्लिमों को और कांग्रेस को सीटें दे दी गई कि आप आइए और इसको निर्धारित कीजिए। ठीक है, कुल आपने देखा पहले 389 सीटें थी, 292, 93 और 4, और जब पाकिस्तान बंटवारा हो जाता है तो ये सीटें 299 बच गई। तो ये टॉपिक जो है आपका पूरा का पूरा हम तब कवर करेंगे जब हम आपको संविधान पढ़ाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट हेडिंग देखी जाए तो अब देखेंगे एटली का घोषणा पत्र। इटली कौन है? इटली है आपके ब्रिटिश प्रधानमंत्री। ये घोषणा करते हैं, कब करते हैं? 20 फरवरी 1947 को, और कहते हैं 1948 तक हम भारतीयों को आज़ाद कर देंगे और भारतीयों का शासन भारतीयों के हाथों में दे देंगे। तो लिख लेंगे 20 फरवरी 1947। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। क्या कहते हैं? 1948 तक भारत को आजाद। इसका एक कारण यह भी था कि यूरोपीय देशों पर अब यूएनओ का दबाव पड़ने लगा था। अमेरिका और यूएसएसआर जैसे देश दबाव बनाने लगे थे और वो कहने लगे थे कि यूएनओ का मकसद ही है दुनिया में शांति व्यवस्था को कायम रखना, और अब कोई भी देश किसी देश को अपना उपनिवेश बना करके नहीं रख सकता है। क्लियर है? अब इसके बाद देखिए क्या होता है। इसके बाद आता ही है माउंटबेटन योजना। क्या आता है आपकी? माउंटबेटन योजना। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किस योजना के आधार पे हुआ है?
तो ये हुआ है आपका माउंटबेटन योजना के आधार पे। कब आई ये? 3 जून 1947 को, इसीलिए इसे 3 जून 1947 की योजना भी कहा जाता है। क्वेश्चन ये भी कई बार आया है कि किस योजना को 3 जून 1947 की योजना कहा जाता है, तो क्या नाम है इसका? क्या? माउंटबेटन योजना। अब यहां पर देखिए हुआ क्या, 22 मार्च 1947 माउंटबेटन वायसराय, भारत का वायसराय बनकर आते हैं लॉर्ड माउंटबेटन, और लॉर्ड माउंटबेटन कहते हैं कि अब भारतीयों को आज़ाद करने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है, और भारतीयों को आज़ाद किस प्रकार करेंगे, भारत में किस प्रकार से आज़ादी होगी कि अब 2 राष्ट्रों का निर्माण होगा। यही भारत में एकमात्र साधन बचा है, बिना भारत का विभाजन किए किसी भी प्रकार से देश को आज़ाद नहीं किया जा सकता है। यही घोषणा है आपकी माउंटबेटन योजना। तो लिख लेंगे भारत के बंटवारे की योजना। माउंटबेटन योजना को और क्या कह सकते हैं? भारत के बंटवारे की योजना। नेक्स्ट देखा जाए तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, हेडिंग डाल देंगे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। कहा गया था 1948 तक देश को आज़ाद कर देंगे, लेकिन जब भारत में काफ़ी मांग उठने लगी तो ब्रिटिशों ने कहा कि ठीक है, अब हम भारतीयों को आज़ाद ही कर देंगे। लेकिन यहाँ पे माउंटबेटन योजना के द्वारा जब बंटवारे की योजना रखी गई तो एक फिर से यहाँ प्लानिंग की गई कि हिंदू मुस्लिम आपस में झगड़ जाएं और हमें एक मौका और मिल जाए कि हम लोग क्या करें, भारतीयों को पुनः अपना गुलाम बना सकें। तो ध्यान दीजिएगा, 4 जुलाई को प्रस्ताव रखा गया और 18 जुलाई को प्रस्ताव पारित हुआ, और घोषणा कर दी गई कि भारत और पाकिस्तान 2 राष्ट्रों का निर्माण किया जाएगा। क्लियर है? तो ध्यान दीजिएगा, 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो गया। क्लियर है? और यहीं पर आज़ादी के साथ में 2 देशों का निर्माण कर दिया गया। ठीक है, 2 देशों का निर्माण किया गया। एक देश का नाम था पाकिस्तान और दूसरे देश का नाम क्या था? भारत। एक देश का नाम था पाकिस्तान, दूसरे का नाम था भारत। अब यहाँ पे देखिए तो जिन्ना जो थे ये यहाँ के पहले गवर्नर बने, जबकि लियाकत अली ये यहाँ के पहले प्रधानमंत्री थे। क्लियर है? और ध्यान दीजिएगा, पाकिस्तान को आज़ाद किया गया है 14 अगस्त 1947 को। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को आज़ाद किया गया। भारत को देखा जाए तो माउंटबेटन गवर्नर, माउंटबेटन कौन है? गवर्नर, और JL नेहरू ये प्रधानमंत्री। तो इस प्रकार भारत और पाकिस्तान नामक 2 देशों का निर्माण कर दिया गया अगस्त 1947 में। गांधी जी इस समय बिहार के एक गांव में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे और एक विद्रोह हुआ था, उसको दबाने के लिए गए थे। गांधी को बंटवारे के बारे में कुछ नहीं पता था और गांधी बंटवारे के पक्ष में भी नहीं थे। गांधी ने स्पष्ट कहा था कि देश का बंटवारा गांधी की अर्थी पे होगा। इस बंटवारे के लिए कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने इसका प्रबल विरोध भी किया, जैसे खान अब्दुल गफ्फार खान जी ने। एक कथन यहाँ से आता है, कई बार पूछ लेता है कि इस बंटवारे के बाद में खान अब्दुल गफ्फार ने कहा था कि हमें भूखे भेड़ियों के सामने फेंक दिया गया। किसने कहा था? खान अब्दुल गफ्फार ने। किसे कहा था? इस बंटवारे को कहा था और कहा यह बंटवारा एक छलावा है। तो इस प्रकार भारत और पाकिस्तान 2 राष्ट्रों का निर्माण हो गया। क्लियर है? जिन्ना पहले गवर्नर, लियाकत अली खान पहले प्रधानमंत्री पाकिस्तान के, लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर बने, और जो JL नेहरू थे ये स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल जो थे इनका नाम था C राजगोपालाचारी, और 26
जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू किया गया तो इस गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके जो नया पद सृजन किया गया इसे कहा गया भारत का राष्ट्रपति। तो इस प्रकार आज हमारा देश आज़ाद हो गया। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो अपनी दूसरी क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास जो होगी, उसमें अब हम लोग सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और उसके प्रमुख अधिवेशन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के मध्य में अधिक से अधिक शेयर करिएगा। धन्यवाद।